फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम हमारे सेकंड पार्ट में इससे आगे थ्योरीज को पढ़ेंगे। अब हमारी थ्योरी आती है स्टेक होल्डर थ्योरी। हम एजेंसी थ्योरी पढ़ चुके हैं जिसमें सिर्फ शेयर होल्डर पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन स्टेक होल्डर हमारे और भी होते हैं, लाइक क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर पढ़ेंगे। तो जो स्टेक होल्डर थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ऑपरेट की जाती है सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में। जो इंटरेस्ट है ना स्टेक होल्डर का वो डाइवर्स होता है, काउंटर इंट्रूसिव होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना कंपनी को, उनको क्या चाहिए कि वो है ना हर टास्क को अपने दिमाग में रखे, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करे अलग अलग स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के लिए, उनका ट्रस्ट बढ़ाए प्रमोटर्स वगैरह में, मैनेजर्स वगैरह में, और इंक्रीज करे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को। देखो जो थ्योरी हमने पढ़ी, ठीक है। अब स्टेक होल्डर थ्योरी में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट किसका ध्यान में रखे चला जाता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सप्लायर है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी, इन सभी के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो देखो कौन कौन सी 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो स्टेक होल्डर मतलब करते कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड में। तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं, और ये हमने पढ़ लिया, ये हमारे स्टेक होल्डर में आ जाते हैं सारे। तो कहता है कि लॉ एंड शेयर मतलब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेयर होल्डर ना सुप्रीम होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। जो डायरेक्टर है कंपनी के वो एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर के लिए, उनको अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर के लिए। जो डायरेक्टर होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई उन्हें जो टास्क वगैरह कहा गया है वो उन्हें काम करना है किसके इंटरेस्ट में, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट। बट रियलिटी है ना वो अलग होती है। जो डायरेक्टर होते हैं वो ना अपने काम के लिए करते हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट को पहले लेके चलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन है कि जो डायरेक्टर हैं वो सुप्रीम बन जाते हैं। स्प्रेड ऑफ शेयर होल्डर है डिफरेंट पहले से। अब देखो शेयर होल्डर के एक जगह से होते नहीं, वो अलग अलग जगह से होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर है। अनऑर्गेनाइजेशन होता है शेयर होल्डर्स का। नो प्रेशर ऑफ शेयर होल्डर ऑन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, और मतलब जो शेयर होल्डर है तो कोई प्रेशर वगैरह भी नहीं डालते। शेयर होल्डर आर नॉट बीइंग इन पोजीशन, वो इतनी पोजीशन में नहीं होते कि वो रिएक्ट कर पाए जो भी कॉमन फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह हैं उनके ऊपर। तो यही कारण होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर सुप्रीम पावर है ना वो किसके पास मान ली जाते हैं कि डायरेक्टर सुप्रीम पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। इसके आगे हमें दे रखा है मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर वो होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में और जो अफेक्ट करते हैं या अफेक्ट किए जाते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा। जो कोई भी एंटिटी है उसके जो स्टेक होल्डर हैं वो है ना इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। प्राइमरी जो स्टेक होल्डर होते हैं ना टिपिकल कॉरपोरेशन आर इट्स इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है टेंशन वगैरह तो कुछ और भी स्टेक होल्डर आगे लगे, कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट वगैरह, ट्रेड एसोसिएशंस वगैरह। जो जनरल स्टेक होल्डर होते हैं उनको 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और अगर किसी भी कंपनी को सर्वाइव करना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है, तो प्राइमरी शेयर होल्डर में और बिजनेस में रिलेशनशिप होनी चाहिए। और जो स्कैंडर्स के मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी होता है बिजनेस में। अजम्पशंस क्या है इसकी, जो स्टेक होल्डर थ्योरी है ना वो इस बिलीव पर बेस है कि जो कंपनी है ना वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर वो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को लेके चले, ठीक है। तभी मतलब ओनली प्रॉफिट ना उसको एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं बोल सकते भाई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी अच्छी है। वो तब अच्छी होगी जब शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है ना वो भी अच्छे से रखा जाएगा, उसको प्रोमोट किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या है इस थ्योरी के, तो कहता है कि हायर प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग रन तक मतलब चल सकती है। अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई होंगी तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कंपनी का, और गुड इमेज होगी तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ वगैरह है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये डिफ़िकल्ट है ये सब बेनिफिट अडॉप्ट करना जो स्टेक होल्डर थ्योरी है, बिकॉज इट इज़ डिजायरेबल टू बी मोर एथिकल और सोशल मानी जाती है। ये ज़रूरी है कि अटेंशन पे की जाए, कुछ पॉइंट करना है हमें इस थ्योरी को। तो क्या है, मेंटल हेल्थ एंड एम्प्लॉय मतलब बढ़ानी चाहिए, वर्क बेनिफिट डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ है ना उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना लोकल कम्युनिटीज़ की उनको कॉन्ट्रीब्यूशन कर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, ठीक है, कि भाई एक इन्वायरमेंट अच्छा हो। अब बात आती है कि भाई स्टेक होल्डर थ्योरी में क्या क्या स्टेप ली जाती हैं। तो देखो सबसे पहले तो स्टेक होल्डर को ही डिफाइन करना। भाई अगर स्टेक होल्डर थ्योरी अपना रहे तो हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर है कौन कंपनी का, ठीक है। तो वो होगा जो लुक आफ्टर द कंपनी और जो अफेक्ट होता है कंपनी के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा, वर्क के द्वारा। फिर दूसरी बात आती है एनालाइज द स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत जो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि
स्टेक होल्डर, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, प्रोजेक्ट एटसेट्रा में। ठीक है, ये किया जाता है जो भी स्टेक होल्डर होते हैं उनके बेनिफिट वगैरह को देखते हुए कि भाई कंपनी की सक्सेस से उनका इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट होगा। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसको एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है ना वो अचीव हों इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट एंड की परफॉर्मेंस। और एक सिंगल फैमिली है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकती है बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर की मेजोरिटी को। डू नॉट बी अफ्रेड, नहीं डरना चाहिए कंप्रिहेंसिव थिंकिंग वगैरह से। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो तुम अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव नहीं कर पाओगे, उनसे वंचित रह जाओगे। अंडरस्टैंड गैप्स, गैप्स को समझो। ज़्यादातर जो टारगेट्स होते हैं ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ में। जब जो गैप्स सेट किए जाते हैं ना, देखो व्हेन द गैप्स इन द सेट टारगेट एंड द टारगेटेड अचीव आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखो यही बोल रखा है कि गैप्स को समझना चाहिए जब भी हम शेयर होल्डर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ वगैरह की जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह उसको समझते हैं। फिर है डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करो, अंडरस्टैंड करो, आइडेंटिफाई करो गैप्स को। ठीक है, और रिव्यू करो अपने स्ट्रेटजीज वगैरह को, गैप्स को माइंड में रखो और कुछ अलग से लेके आओ। मतलब भाई ऐसा लेके आओ जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दे सभी एम्प्लॉयज़ को, इंक्रीज करे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, जैसे भाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वगैरह से, इंक्रीज करे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, जैसे भाई जो सोसाइटी वगैरह है जो चाह रही है। ठीक है, जो स्टेक होल्डर थ्योरी है ना वो कोई सिंगल मॉडल नहीं है जो आइडेंटिफाई करे कंपनी के ऑब्जेक्टिव वगैरह को, बल्कि ये जो थ्योरी है ना ये इकोनॉमिक, एथिकल कंसिडरेशन वगैरह सब कुछ ध्यान में लेके चलता है। ठीक है, जो स्टेक होल्डर थ्योरी है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट करता है, क्रिएट करता है जहाँ पे जो सोशल रिलेशनशिप वगैरह हैं वो बढ़ाई जा सकती है किसी भी इंडिविजुअल वगैरह के लिए। फिर बात आती है हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी है ना वो पहली बार दी गई थी 1963 में। ठीक है, साइट एंड मार्च के द्वारा, और इसके बाद इसको डिस्क्राइब और एक्सपोज किया गया था विलियमसन के द्वारा 1996 में। ये जो थ्योरी है ना एक टाइप से अलायंस होता है लॉ का, इकोनॉमिक्स का और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ग्रुप होता है, अलायंस होता है किसका, हमारी कानून का, इकोनॉमिक्स का और ऑर्गेनाइजेशन का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो ग्रो होती है, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनकी जो कैपेसिटी है इन्फ्लुएंस करने की प्राइसेस वगैरह को, प्रोडक्शन वगैरह को, वो भी बढ़ जाती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऊजली ग्रोन अप ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ, अलग अलग एबिलिटीज़ के साथ, अलग अलग इंपॉर्टेंट एरियाज़ में। जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या समझा जाता है, यूनिट समझा जाता है एनालिसिस की, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी है उसका। जो कम्बिनेशन है ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी पीपल सजेस्ट करते हैं वो कहता है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है थ्योरी, मैनेजर्स आर अपॉर्चुनिस्ट एंड अरेंज करते हैं फर्म की ट्रांजैक्शंस वगैरह को जो शूट करे पर्सनल इंटरेस्ट को। मतलब एक टाइप से भाई कोई भी मैनेजर्स वगैरह है वो ऐसी ट्रांजैक्शंस वगैरह को देगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी वगैरह पर ध्यान देगा जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह को फॉलो करे। ठीक है, ये जो थ्योरी होती है ज़्यादातर एजेंसी थ्योरी के पास होती है। मतलब एजेंसी थ्योरी के मतलब एक टाइप से कही तो सब्स्टिट्यूट के रूप में हो सकती है, क्योंकि उसमें भी तो जो डायरेक्टर्स वगैरह होते थे, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह वो अपने इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते थे। फिर आता है रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। देखो इसका मेन फोकस होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है ना वो जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनके मतलब उनको प्रोवाइड करवाएं जो भी हमारी फर्म्स की नीड्स है। मतलब एक फर्म है, काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और उनको प्रोवाइड करने में हेल्प कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहता है कि जो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी है ना वो हमारे किस चीज़ पर अजम्पशंस, मतलब किस चीज़ की तरफ हमारी अजम्पशंस लगी जाती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट में डिपेंड करती है। और इन्वायरमेंट पे क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट से उसे क्या मिलते हैं, रिसोर्सेज। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना वो फोकस करता है डायनामिक नेचर्स पे। ठीक है, क्योंकि भाई चेंजेबल है इन्वायरमेंट, कब क्या सिचुएशन हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है और वो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल से बाहर है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, मतलब इसकी जो भी इंटेंसिटी है उसके बेस पे कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन का उसको क्लासीफाई किया जा सकता है माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट में। जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसमें शेयर होल्डर्स, कस्टमर, कंपटीटर, डीलर, सप्लायर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक टाइप से माइक्रो इन्वायरमेंट ऐसा है जो मतलब भाई मैक्रो इन्वायरमेंट से सही है एक टाइप से। वैसे तो भाई माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट में हमारे जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं जिन पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता और जो हर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करके चलते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन को इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी है उसमें यही बोल रहा है कि जो भी हमारे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उन्हें इन्वायरमेंट वगैरह को ऊपर फोकस करके रिसोर्सेज वगैरह को अवेलेबल करवाना चाहिए ताकि जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके। ठीक है,
लेजिटिमेसी थ्योरी, इसमें क्या कह रखा है, ये बेस्ड है इस अजम्पशन पे कि जो सोशल एग्रीमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी का वो पूरा हो। मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं जो भी बिजनेस फर्म्स लेता है वो डिपेंड करते हैं सोसाइटी से। मतलब सोसाइटी से तो हमें हमारी नीड्स वगैरह पूरी होती है रिसोर्सेज वगैरह की। अगर हमें सोसाइटी से रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो हम हमारी सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन को जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है एक टाइप से कहे तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने में। ये जो थ्योरी है गवर्नेंस की डिफाइन करती है ए जर्नलाइज्ड परसेप्शन, ठीक है, और अजम्पशन की जो एक्शंस है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो डिजायरेबल होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। किसके साथ, सोशली जो भी कंस्ट्रक्टेड सिस्टम है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ हैं, कोई भी भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है लेकिन अगर वो हमारी सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन बिलीफ्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में काम करेगी तो क्या वो एग्जिस्ट कर सकती है, क्या वो ग्रोथ कर सकती है, नहीं। तो यही बोल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से अलग रहकर रन नहीं हो कर सकती, उसको उनके बिलीफ्स, वैल्यूज़, कल्चर वगैरह को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आती है गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप। देखो कोई भी बिजनेस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका मेन काम होता है, ठीक है, जो भी लीगल एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पूरा करना। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस क्या होता है कॉरपोरेट सिटीजनशिप में, वो एक्टिविटीज़ मतलब जो भी सोशल इश्यूज से रिलेटेड है लाइक एज कम्युनिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, लैंग्वेज, कल्चर, इन्वायरमेंट, उनको डेवलप करना, उनके ऊपर फोकस करना। जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो अपनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को, टैलेंट वगैरह को यूज़ करती हैं ताकि जो इनोवेटिव प्रोग्राम वगैरह है वो कंडक्ट करवाए और जो भी एरियाज है जो हेल्पफुल होते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए वर्ल्ड में वो मतलब उसके लिए कंट्रीब्यूशन दे पाए। जो कॉरपोरेट सिटीजनशिप होते हैं उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिजनेस की एंड लिमिट्स आर केप्ट इन माइंड, और जितनी भी लिमिट्स वगैरह होती है वो ध्यान में रखी जाती है। जैसे जैसे जो कॉरपोरेशंस है वो फुलफिल करती है अपनी लीगल, मोरल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंपॉर्टेंस है ना कॉरपोरेट सिटीजनशिप की वो बढ़ती जा रही है आज के टाइम में, क्योंकि जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना दोनों ही किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, कंपनीज को, जो किस पर ध्यान दे रही है, सोशल ऑब्लिगेशंस में। मतलब भाई कोई भी इन्वेस्टर तब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तब उसमें इसके शेयर वगैरह खरीद रहा है, तब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है जब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को पूरा करके चल रही है। जो कॉरपोरेट सिटीजनशिप है ना उसको क्लियर कर सकते हैं कि जो बिजनेस है, कॉरपोरेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिस्चार्ज करे अपने सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसकी तरफ, कम्युनिटी की तरफ। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना ये शेयर होल्डर की तरफ हो सकती हैं या जो क्लोज स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर मतलब जो अलग जो भी क्रेडिटर्स वगैरह है, गवर्नमेंट वगैरह, जो बाहर के जो भी होते हैं जिनके इंटरेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो कॉरपोरेट सिटीजनशिप कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो भी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ज़रूरी चीज़ें वो उनका पूरा करे। गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप है वो एम्प्लॉयज़ के लिए डेडिकेटेड होते हैं एक टाइप से कहते हैं, मतलब उनके ग्रोथ के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए काम करती है। गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप एक टाइप से कहे तो जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं उनको अडॉप्ट करके चलती है, जो भी कस्टमर्स, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़ के लिए रिलेटेड होते हैं, ठीक है। विद रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डर फॉर गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप बेटर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है कॉमर्शियल ऑपरेशंस के और अटेंशन पे करता है। जो गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है हमारी कम्युनिटी को और सोसाइटी को। ड्यू टू गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप कहता है कि एक अच्छी इमेज बनाई जा सकती है लोगों के दिमाग में, कस्टमर्स के दिमाग में किसी भी कंपनी की। तो इसीलिए गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप का मतलब क्या हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक अच्छी कॉरपोरेट सिटीजनशिप वही होगी जहाँ पे सोसाइटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, कम्युनिटी के जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसकी हमने हमारे वीडियोज़ में 2 पार्ट्स में मतलब 2 पार्ट्स हमने इसके बनाए हैं। तो हमने पहले पार्ट्स में इसकी 2 थ्योरी कवर की थी और नेक्स्ट पार्ट में हमने इसकी रिमेनिंग 4 थ्योरी कवर की हैं और कुछ एक ये एडिशनल टॉपिक था। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी थ्योरी में कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो ज़रूर पूछें। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।